तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे टॉप 10 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, या आप कहें टॉपिक हैं या आप कहें क्वेश्चंस हैं। आपको सारे क्वेश्चंस या टॉपिक जो भी मैं आज इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जो टॉप 10 होने वाले हैं, इनको आपको रट के जाना है। रट लीजिए अभी से, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना ना, पीछे साल के जो पेपर हो चुके हैं उनमें अगर आप देखोगे ना, तो इनमें से आपको हर एक क्वेश्चन मिलने वाला है। कोई भी पेपर उठा लेना आप किसी भी ईयर का, जिस साल एग्जाम हुआ हो, और आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब आप पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते हो। अब आपको सिर्फ मोस्ट आईएमपी टॉपिक ही पढ़ने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत आए। आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आ जाएं, और आपको इतना ही चाहिए है सिर्फ। और अब आप पूरा सिलेबस नहीं बच्चों खत्म कर सकते हो, मेरी रियलिटी में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास मात्र 2 महीने का समय है। अब पूरे 2 महीने भी बचे नहीं है अगर मैं बात करूं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारा कुछ आपको मेंशन करना है, तभी आप स्टडी कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कहता हूं, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, पढ़ते रहे, तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको पढ़ते रहना, जो भी पढ़ाएं आप उसको याद करते हुए चलना, तैयार करते हुए चलना, रिविजन करते हुए चलना। कोई भी क्वेश्चन आपको ये नहीं कहना कि सर हम कल तैयार कर लेंगे, परसों तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको सारे क्वेश्चंस तैयार करते हुए चलना। मैं आपको सारे क्वेश्चंस को ऐसे समझा दूंगा कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना क्या है? बच्चों, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना है, यानी कि एक थ्योरी है, किसने दी थी? तो बच्चों, अगर हम बात करें एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी, एक जीन और एक एंजाइम से आपको एक चीज समझ में आ रही, कोई एक जीन है और कोई एक एंजाइम है, इसकी परिकल्पना की बात कर रहे हैं। तो एक जीन एक एंजाइम जो परिकल्पना थी, किसने दी थी, कब दी थी, किस पर दी थी? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक जीन एक एंजाइम जो परिकल्पना थी, वो बच्चों बिडल और टाटम, 2 साइंटिस्ट थे, बिडल और टाटम ने दी थी। किसने दी थी? बिडल और टाटम ने। कब दी थी? इन्होंने सन 1941 में किस पर दी थी? न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकीय कवक पर। किस पर? न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकीय कवक था, फंगस, उस पर दी थी। अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकीय कवक पर, यानी कि इसी पर अपने प्रयोग किए थे, और इसी न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकीय कवक पर अपनी परिकल्पना भी दी थी। ठीक है, क्या इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि एक जो हमारे डीएनए होते हैं उसमें जीन्स होते हैं, वो जीन्स जो होते हैं एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स या प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उनका पाचन करते हैं, निर्माण करते हैं। ये सारी चीज आप वो एक विशेष जीन जो होता है एक विशेष एंजाइम के लिए होता है। तो इसीलिए एक जीन एक एंजाइम, यानी कि जो जीन जिसके लिए होगा वो वही एंजाइम का संश्लेषण करेगा, वही प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। समझ में आया? अगला देखिए, अगला बच्चों है भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का कार्य लिखिए, भ्रूणपोष के कार्य लिखिए। बच्चों, आपने भ्रूणकोश और भ्रूणपोष पढ़ा होगा। इसमें पोष है और वहां पर होता है कोष। जो कोष होता है वो अगुणित होता है, और जो पोष है वो त्रिगुणित होता है। जो आपने पढ़ा होगा, जो द्विध्रुवीय केंद्रक और दूसरा नरयुग्मक मिलकर बनाते हैं। इसके क्या कार्य होते हैं आपने देखा। मान लीजिए आपके घर में जो गेहूं होते हैं आपने स्टोर करके रख दिए, उनको कोई आप दाना पानी देते नहीं, लेकिन जब आप खेत में बोते हैं तो वो जम जाते हैं। तो उस समय जो भ्रूणपोष मिल रहा था उससे नवोद विदु को, वो भ्रूणपोष के जरिए मिल रहा है। भ्रूणपोष की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं उनमें खाद्य यानी कि खाने के पदार्थ संचित रहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष अंकुरण के समय नवोदित पौधे को पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूणपोष होता है, जिस समय अंकुरण, जिस समय बीज बोते हैं, उस समय जो नवोदित पौधा होता है उसको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। कौन? भ्रूणपोष ही है। ठीक है, भ्रूणपोष के विकास में भी सहायक होता है। भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूण के विकास जो होता है उसमें भी सहायक होता है, यानी कि भ्रूण जो जिस समय डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, उस समय क्या होता है? इसके विकास में सहायक होता है, उसमें सहायता करता है। ठीक है, समझ में आया?
ठीक है। अगला देखिए, अगला बच्चों है रजो स्त्राव या रजो दर्शन पर टिप्पणी कीजिए। एक क्वेश्चन हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उससे है और एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया है, कई बार 1 से 2 नंबर में पूछा गया। तो रजो स्त्राव क्या होता है आप इसको समझिए। अगर कोई भी फीमेल है उसके जीवन काल में प्रथम बार जो ऋतुस्राव होता है, रक्तस्राव होता है, उसी को हम रजो दर्शन कहते हैं। ये 12 से 15 वर्ष की आयु में होता है, इस पर हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। एक होता है रजो दर्शन था, ये है रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति क्या होती है, उसका उल्टा होता है, जिस समय वो बंद हो जाता है उसके किसी भी मादा के जीवन काल में आर्तव चक्र के स्थायी रूप से बंद हो जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं, या 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन हमारा है कि आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ जिसके कारण हम और आप जो होते हैं अपने माता पिता या दादा दादी के समान कुछ ना कुछ दिखते हैं। माता पिता जो होंगे अपने माता पिता के समान दिखेंगे और आप अपने माता पिता के समान दिखोगे, तो कहीं ना कहीं आप अगर दादा से भी कंपेरिजन करो तो उसके समान भी आप दिख सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। यानी कि एक ऐसा आनुवांशिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक यानी कि स्थानांतरित करता है, यानी कि पहुंचाता है, उसे ही आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ये हमारा डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में याद रखोगे और आपके अंदर है डीएनए। ठीक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है या क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन क्या होते हैं। जंपिंग जीन क्या होते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है जो जंपिंग जीन को लेकर बोर्ड में आया हुआ है और बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। जंपिंग जीन क्या होता है हम इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था और मेरे स्टूडेंट्स ने, मैंने नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, तो उन्होंने गलत कर दिया, तो इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। बेजीन ऐसे जीन्स होते हैं जो जीनोम में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। देखिए ऐसे कुछ जीन्स होते हैं जो जीनोम का सेट होता है, उसमें क्या होते हैं अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और उस स्थिति बदलते रहते हैं, जिसी के कारण वो इधर से उधर जाते रहते हैं, इसीलिए उन्हें जंपिंग जीन कहते हैं। इसकी अगर जो खोज की बात की जाए तो बार मैक्रिक पार्क ने थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था 1983 में मक्का के पौधे पर इसकी खोज की थी। किस पर? मक्का के पौधे पर इसकी खोज की थी। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी करिए, यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। तो बच्चों अगर हम बात करें आनुवांशिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग हिंदी में, और जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कहेंगे इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर हम बात करें आनुवांशिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आजकल हर एक चीज आ रही है। अब पहले आप डिफिनेशन समझिए, फिर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखिए आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की संरचना में परिवर्तन करें। देखिए अगर जो हमारा आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए या आरएनए, इससे पहले हमने जिक्र किया था आनुवांशिक पदार्थ वाले में टॉपिक पर। ठीक है, इसकी संरचना में परिवर्तन करें, इसकी संरचना जो है इसमें हम परिवर्तन करें और इसे परिवर्तन कर इसे पोषक कोशिका में किसी अन्य कोशिका में प्रवेश कराना। इसको मैंने क्या किया, इसने डीएनए आरएनए की संरचना जो थी उसमें परिवर्तन कर दिया, उसको क्या किया किसी अन्य कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया, जिसके लक्षण प्रारूप फिनोटाइप में इच्छित परिवर्तन किया जा सके। जिससे क्या होगा कि उसके जो कोशिका होगी जिसमें कराएंगे, उसके हमने क्या किया, जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ लिया था उसे संरचना में परिवर्तन किया अपनी इच्छा अनुसार और हमने वो उसमें डाल दिए, तो क्या होगा उसके लक्षण प्रारूप में परिवर्तन हो सकता है और उसे ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जा सकता है। यानी जो उसके में इच्छित परिवर्तन करा रहे हैं किया जा सके, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाते हैं। यानी कि हम उसमें अगर कोई भी दिक्कत है तब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, अगर उसमें हमें कोई हाइब्रिड बनाना तब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परागण क्रिया क्या है, और इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बनते हैं और सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर लेंगे। बस आपको सारे टॉपिक को ध्यान से समझ के चलना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें परागण होता क्या है। देखिए परागण क्या होता है, आप लोग देख रहे होंगे बिना पॉलिनेशन, और जैसे कि हम लोग विदाउट रिप्रोडक्शन के कोई भी संतान पैदा नहीं हो सकती है, इसी प्रकार विदाउट पॉलिनेशन के कोई भी पौधा का डेवलपमेंट, कोई नया पौधा नहीं बन सकता है। तो पॉलिनेशन जरूरी है, परागण जरूरी है। परागण होता क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई एक पुष्प था जिस पर पराग कण लगे थे और एक ऐसा पादप था जिसपे वर्तिकाग्र था, तो मान लीजिए किसी भी पुष्प के पराग कण जो होंगे वो पराग कोश से निकलेंगे और पराग कोश से निकलेंगे और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, वहां पर पॉलिनेशन हो जाएगा, परागण हो जाएगा। तो इस क्रिया जो होगी इसे ही हम परागण कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी पुष्प के परागकण थे वो पराग कोश से निकले और वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, ठीक है, तो इस क्रिया को हम परागण कह के इसके बीच में जो क्रिया हुई। अब परागण जो इसके बीच में क्रिया हुई ये 2 प्रकार की हो सकती है, या तो वो स्वयं जा सकते हैं या किसी के द्वारा ला जा सकते हैं। यानी कि या तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वपरागण होगा, या परपरागण होगा।
स्वपरागण या परपरागण होगा। स्वपरागण स्वयं हो जाएगा तो इसमें हम कोई बात ही नहीं करेंगे, हो जाएगा अपने आप। लेकिन जो परपरागण होगा उसमें भी कई टाइप हो सकते हैं। हो सकता है वो वायु के द्वारा गया हो सकता है वो जंतु के द्वारा गया हो सकता है वो जल के द्वारा गया और हो सकता है मानव यानी कि कृत्रिम परागण कराया गया हो, यानी कि मानव के द्वारा ले जाया गया हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर इन सभी पर हमें डिफिनेशन लिखने को आ जाए तो हम कैसे लिखें? वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को हम जंतु परागण कहते हैं, जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं, मानव द्वारा यानी कि कृत्रिम परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है सर, हमने बात कर ली। तो ये सारे परागण आपके हो गए। वायु परागण जो होता है ज़्यादातर मोस्टली मक्का और गेहूं में आप लोग देखते होंगे होगा, और जो जल परागण हाइड्रिला और सिरेटोफिल्लम में ज़्यादातर होता है। कृत्रिम परागण हम सभी में करा सकते हैं। फिर बात आती है जंतु परागण। जंतु परागण कई प्रकार से हो सकता है, वो कीट के माध्यम से भी हो सकता है, जीत में कीट जो होती है मच्छर मक्खी वाले वगैरह, पक्षी के द्वारा भी हो सकता है, जो हमारा घोंघा होता है उसके द्वारा भी हो सकता है, चमगादड़ भी परागण कराता है, गिलहरी के द्वारा भी हो सकता है, और यहाँ तक कि आपका सबसे विशालकाय जो जीव है हाथी, उससे भी हो सकता है। तो बच्चों किसमें किसके द्वारा होता है तो आपको बता दें। अगर हम बात करें कीट की तो साल्विया और अंजीर में कीट के द्वारा, मटर अंजीर जो साल्विया पौधे हैं इनमें कीट के द्वारा हो जाता है। पक्षी द्वारा जैसे बिग्नोनिया हो गया, सेमल हो गया, इन पौधों में हो जाता है। घोंघा के द्वारा जमीकंद हो गया, सर्पपादप हो गया, ठीक है, इसमें हो जाता है। चमगादड़ के द्वारा जो होता है कदम्ब हो गया और कचनार हो गया, इसमें हो जाता है। और जो आपका नहसुत होता है उसमें गिलहरी के द्वारा होता है, और हाथी द्वारा जो होता है रिफ्लेसिया में होता है, जिसका जो सबसे बड़ा पुष्प होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगला हमारा बच्चों टॉपिक है सहलग्नता क्या है, लिंकेज क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करें लिंकेज क्या होता है, लिंकेज की खोज किसने की थी, कब की थी, क्या है, तो बच्चों हम पहले लिंकेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सहलग्नता की खोज टी.एच. मॉर्गन ने की थी। किसने? टी.एच. मॉर्गन ने की थी सन 1910 में। सहलग्नता की जो खोज थी वो टी.एच. मॉर्गन ने की थी, लेकिन कब की थी? सन 1910 ईस्वी में की थी। इन्होंने क्या किया था? सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होती पूर्ण सहलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज, और एक होती अपूर्ण सहलग्नता यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, जब गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं उस पर हमारे क्या होते हैं, जीन्स उपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्र पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं वो वंशागत जिस समय होती है, जेनेटिक हो रहा होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है आदान प्रदान हो रहा होता है, उस समय क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, और इसे पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। अगर आप वो कभी कभी दिखेगा तो माता के समान बिल्कुल दिखेगा, अगर कभी कभी दिखेगा तो पिता के समान बिल्कुल हूबहू दिखेगा, तो मतलब मिक्सअप नहीं होता। और अगर अपूर्ण सहलग्नता की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जिस समय गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स जो होते हैं वंशागत के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या होता है, जेनेटिक जो जिस समय जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिससे अलग हो जाते हैं, जिसमें इसमें ज्यादा क्या होता है, भिन्नता आती है, जिससे क्या होता है अपूर्ण सहलग्नता हम कहते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे टॉप 10 टॉपिक जो मैंने आपको अच्छे से तरीके से समझा दिए। इन सारे टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है, सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए जाना है, और आपको इन सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एसपी स्टडी क्लासेस, और वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर इन सारे क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।